नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर। मैं आज आपके लिए जो प्रकरण लेके आया हूं उसका नाम है क्रिया। हिंदी की जो व्याकरण है उसमें क्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। इस प्रकरण से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में सामान्यतः पूछे ही जाते हैं और देखा जाए तो थोड़ा सा क्लिष्ट माना जाता है। इतना सीधा ये टॉपिक नहीं है अपना, और यदि मैं आपको बता रहा हूँ तो क्लिष्ट अब वो नहीं रहेगा। पूरा वीडियो यदि आपने देखा और एक एक चीज़ को आसानी से समझते हुए आप चले तो ये प्रकरण आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं रहने वाला। तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ और शुरू कीजिए अध्ययन करना क्रिया का। चलो, आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो किस पे है? क्रिया पे। और जैसा कि आप जानते हो सभी, क्रिया क्या होती है? किसी कार्य के होने को ही क्रिया कहते हैं, यानी कि किसी कार्य के करने को। जिन शब्दों से हमें कार्य के होने का बोध हो, यानी कि ये पता चले कि हाँ काम हो रहा है, वही क्रिया है। क्रिया का अर्थ ही करना होता है। सामान्य सी बात, क्रिया शब्द को यदि देखें तो क्रिया का अर्थ किससे होता है? करने से होता है। क्रिया की यदि मैं सटीक परिभाषा बोलूँ तो कुछ इस प्रकार से होगी कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चले, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चले वो क्रिया, वो शब्द क्रिया है। बिल्कुल क्रिया ही है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रिया के अभाव में वाक्य न रहकर वाक्यांश बन जाता है। यानी कि वाक्य को पूरा करने के लिए उसमें क्रिया का होना अति आवश्यक है। क्रिया के बिना वाक्य ही नहीं है पूरा। अरे मान लो मैं बोल रहा हूं कि राम और रमेश, मैंने ये बोल दिया राम और रमेश। अब आप खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो आप कि ये वाक्य हो गया क्या पूरा? नहीं, ये वाक्यांश है। ये क्या है? वाक्यांश। और अगर मैं इसी को बोलूं कि राम और रमेश गीत गा रहे थे, अब समझ में आई होगी आपके बात कि राम और रमेश गीत गा रहे थे, मतलब क्रिया हो रही है। गाना क्रिया है, कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ। तो कुछ होने को ही, कुछ करने को ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा में इसकी लिखूं सबसे पहले तो क्रिया परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चलता है, क्या कहा मैंने? कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चले वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया कहलाते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चले वो शब्द हमारे क्रिया कहलाते हैं। चलो, क्रिया में मैंने दूसरी बात ये कही थी आपसे कि यदि क्रिया ना हो वाक्य में क्रिया ना हो तो वाक्य न रहकर वाक्यांश रह जाता है। वाक्य का एक भाग, एक टुकड़ा, एक अंश मात्र रह जाता है। तो अगली लाइन में लिखने जा रहा हूं कि क्रिया के अभाव में, महत्वपूर्ण तथ्य है क्रिया से संबंधित, क्रिया के अभाव में मैं वाक्य न रहकर
क्या रह जाता है? बोलो, वाक्यांश रह जाता है। क्रिया के अभाव में वाक्य वाक्य न रहकर वाक्यांश रह जाता है, रह जाता है। ये तो हो गई क्रिया से संबंधित दो मुख्य बातें। और इसी क्रम में आगे चलें तो क्रिया का जो मूल रूप होता है, यानी कि क्रिया आने से पहले उसका जो मूल रूप है, उस क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? जब मैं आपको अनेकार्थी शब्द बता रहा तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था ये कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु शब्द जब आया था तो मैंने आपको बताया था धातु में कि धातु का अर्थ एक तो खोदकर जिनको निकालते हैं खनिज पदार्थ, वो धातु है। इसी के साथ मैंने वीर्य को बताया था धातु, और उसी के साथ क्रिया के मूल रूप को भी धातु कहा जाता है। कुछ इस बारे में चर्चा मैं आप लोगों से कर रहा हूँ कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। दूसरा तथ्य हमारा, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, धातु कहलाता है, धातु कहलाता है। एक चीज तो ये कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, और दूसरी चीज ये कि धातु से क्रिया बनाने के लिए उसमें ना, करना या होना जोड़ा जाता है। धातु से क्रिया प्राप्त करने के लिए, यानी कि धातु से क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त करने के लिए, कि क्रिया का सामान्य रूप जब आता है तो उसमें धातु में या तो ना जुड़ जाता है, या बहुत सारी धातुएं होती हैं जिनमें करना या होना जुड़ जाता है। सामान्यतः ना जोड़ने पर ही हमें क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त हो जाता है। किससे? धातु से। चलो, तो क्रिया के अंत में धातु के अंत में अगला तथ्य मैं आपको बता रहा हूं। धातु के अंत में ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त करते हैं। क्रिया का सामान्य रूप कैसे प्राप्त करते हैं? यानी कि धातु के अंत में ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपसे आग्रह करूंगा कि इन सारे शब्दों को आप लोग देख लीजिए ध्यानपूर्वक और समझने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको क्या बताया क्रिया के बारे में? क्रिया के बारे में मैंने आपको इतना बताया कि किसी कार्य के होने का बोध जिन शब्दों से चले वही क्रिया है। आगे उदाहरणों के माध्यम से हर एक चीज क्लियर करता हुआ चलूंगा, आपको बिल्कुल भी दुविधा नहीं रहेगी, आप चिंता मत कीजिए। तो सबसे पहले तो मैंने कहा कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चले, उसका बोध हो, वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि क्रिया के अभाव में वाक्य ही नहीं है, तो फिर क्या है? वो वाक्यांश है, वो वाक्य का एक भाग है। यानी कि वाक्य को पूरा करने के लिए उसमें क्रिया का होना जरूरी है। क्रिया होगी तभी वाक्य पूरा होगा। चलो, तीसरी बात मैंने आपको बताई कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। और जो अगली बात मैंने आपको बताई कि धातु के अंत में ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त किया जाता है। चलो देख लीजिए, आप सारे शब्दों का एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं और आगे आपको बताता हूं कि कैसे धातु में ना लगाकर क्रिया प्राप्त की जाती है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सामान्य है, बहुत सीधी सी बात है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं आगे, जरा देखो कैसे धातुओं में ना लगाकर क्रिया प्राप्त की जाती है। तो मैं यहां लिख रहा हूं धातु, यहां तो क्या लिखूंगा? धातु, और यहां क्या लिखूंगा फिर मैं? क्रिया। कि किस धातु में ना लगाने से कौन सी क्रिया प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आ, जा, उठ, बैठ, पढ़, लिख, सो, रो,
सुन चल चढ़। चलो मैंने धातुएं लिखी हैं आपके समक्ष, कौन कौन सी? आ, जा, उठ, बैठ, पढ़, लिख, सो, रो, सुन, चल, चढ़। अब इन्हीं धातुओं में ना जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त करेंगे तो आप समझ ही गए होंगे कि इन सब में ना जोड़ने के बाद शब्द कौन कौन से बनेंगे। तो आप तो समझ गए, लेकिन फिर भी मेरा तो धर्म बनता है, मेरा कर्म भी यही है कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या बनता है। जरा देखिए, आ में ना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बोलो? अरे आना, यानी कि आ धातु है तो उसकी क्रिया क्या है? आना। जा में जोड़ेंगे तो बोलो जाना। उठ में उठना। बैठ में बैठना। अगला पढ़ में पढ़ना। चलो और देखो, लिख से लिखना। लिख से लिखना। और आप लोग भी इनको लिखना ना भूलें, सबको लिखें, लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद होती है। इसी के साथ सो से सोना और रो से रोना, सुन से सुनना और चल से चलना और चढ़ से चढ़ना। ये लो साहब, बहुत सीधी बात है, बहुत सामान्य बात है, बहुत सरल बात है। क्या? धातु से क्रिया का रूप प्राप्त करना। तो धातु मूल रूप है क्रिया का और धातु से ही हमें क्रियाएं मिलती हैं। तो इस प्रकार देखो, धातु वो है और ये क्रिया है। तो बात मैंने आपको यही बताई थी कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। चलो आगे बढ़ें। सारे शब्दों को आप लोग देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे। चलो, क्रिया में आपसे आगे मैं चर्चा करूं तो कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं। इससे पहले मैं चर्चा करता हूं क्रिया के मैं 2-4 उदाहरण आपके समक्ष लिखता हूं और बताता हूं कि उनमें क्रिया है। चलो, मैं कमरे में हूँ। मैं कमरे में हूँ। ध्यानपूर्वक देखना शब्दों को। मैं कुछ 4-5-6 उदाहरण आपके समक्ष यहाँ लिख के पहले आपसे प्रश्न करूँगा, फिर उसके बाद में आपको बताऊँगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा मैं कमरे में हूँ। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। आप कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। अगला लिख रहा हूँ मैं पंखा चल रहा है। पंखा चल रहा है। पंखा चल रहा है। फिर लिख रहा हूँ मैं कि दीपक जल रहा है। दीपक जल रहा है। दीपक जल रहा है। फिर लिख रहा हूं मैं मेघा पढ़ रही है। मेघा पढ़ रही है। और लिख रहा हूं मैं कि मीनाक्षी लिख रही है। और लिख दूं मैं श्रद्धा खेल रही है। खेल रही है। ध्यान दीजिएगा, मेघा पढ़ रही है। बात मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं
सबसे पहले तो सारे शब्दों का आप अध्ययन कीजिए, एक बार इनका पठन कीजिए, इनको पढ़ लीजिए और फिर मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पहला शब्द मैंने आपके समक्ष लिखा कि मैं कमरे में हूँ, आप कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, पंखा चल रहा है, दीपक जल रहा है, मेघा पढ़ रही हैं, मीनाक्षी लिख रही हैं, श्रद्धा खेल रही है। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाक्य मैंने लिखे हैं। आप मुझे बताओ कि इन 8 में से कितने वाक्यों में क्रिया है। कौन कौन से वाक्य हैं जिनमें क्रिया नहीं है, कितने वाक्य हैं जिनमें क्रिया है। जरा उत्तर देने का प्रयास करें। आप कमेंट में जरूर लिखें, मुझे बताएं, मुझे आपके उत्तर की वो रहेगी प्रतीक्षा। बताओ जरा, आप संख्या ही लिख दो इनमें से कि 8 में ही क्रिया है या फिर 5 में ही है या 6 में है। कितने ऐसे वाक्य हैं जिनमें क्रिया है और कितने वाक्यों में नहीं है। तो कोशिश करी होगी आपने। सबसे पहले तो मैं जिन वाक्यों में क्रिया है उनको रेखांकित कर रहा हूं। कौन कौन से वाक्य में क्रिया है जरा देखिए। कुछ भ्रांतियां हैं जो अभी आपकी दूर होने वाली है, और वो भ्रांतियां कौन कौन सी है जरा देखना। खेल रही हैं, लिख रही है, पढ़ रही हैं, जल रहा है, चल रहा है। अब यहां तक तो बात आपको बड़ी सामान्य लग रही होगी कि हाँ यार सही है मामला, इन सब में क्रिया है। लेकिन जब ये वाक्य आ जाते हैं कि मैं यहाँ हूँ, आप कहाँ हो, मैं कमरे में हूँ, तो थोड़ा सा संदेह जरूर हुआ होगा आपको। हुआ है ना? सच सच बताना। नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, हुआ भी हो तो भी ज़्यादा बुरी बात नहीं है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इनमें हमें क्रिया दिखाई नहीं दे रही, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही कि इनमें क्रिया है। देख, इसमें जल रहा है, जलना क्रिया हो रही है, चल रहा है, चलना क्रिया हो, खेल रहा है, खेलना क्रिया हो गई। इन सब में क्रिया स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रही है। नीचे जो मैंने रेखांकित वाक्य जो ये पद किए इनमें तो, लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है प्यारे अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, बच्चों, कि ये जो शब्द हैं इनमें भी ये जो वाक्य हैं इनमें क्रिया है। ये हूँ, हो, हूँ, बिल्कुल सारे के सारे वाक्यों में, समस्त वाक्यों में क्या है? क्रिया की उपस्थिति है। क्या बोल रहा हूँ कि इन सारे के सारे वाक्यों में क्या है? क्रिया है। तो आप लोग बिल्कुल भी भ्रांति में मत रहना, भ्रमित मत होना। आप चलते जाना, इसी क्रम में पढ़ते जाना, देखते जाना क्या क्या आगे होता है। तो इन सब में पहले तो क्रिया हो गई। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिखूंगा, और लाइन क्या लिखूंगा कि रेखांकित शब्द क्रियापद हैं। क्या लाइन लिखने वाला हूं मैं? रेखांकित शब्द, यानी कि जिन पर रेखा अंकित हो रही है, रेखांकित शब्द क्रियापद हैं, क्रियापद हैं। बस यही बात मैं आपको अभी समझाने का प्रयास कर रहा था कि जहाँ जहाँ रेखा खींची गई हैं वो सारे के सारे शब्द क्या है? क्रियापद हैं, वही क्रियाएं हैं। और अब इस क्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे, देखेंगे आगे कि क्रिया में क्या क्या संभावनाएं हमें देखने को मिलती है। हो गई ये बात? चलो आगे बढ़ें। एक बार ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट वगैरह। चलो देखो, अब बात करते हैं क्रिया के भेदों की, कि क्रिया के कौन कौन से भेद हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं क्रिया के भेद और कर्म की उपस्थिति के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म की उपस्थिति के आधार पर क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं? तो क्रिया के भेद माने जाते हैं 2। कितने भेद माने जाते हैं? 2। कर्म की उपस्थिति के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। कौन कौन से भेद होते हैं? एक तो अकर्मक होता है और दूसरा सकर्मक होता है।
अब अकर्मक क्या होता है? तो जिन क्रियाओं को अपना भाव प्रकट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जिन क्रियाओं को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, और जिन क्रियाओं को अपना भाव प्रकट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। तो क्रिया के भेद के बारे में चर्चा करें। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद मैंने आपको क्या क्या बताए? एक तो अकर्मक और एक सकर्मक। चलो देखो, हाँ, तो मैं बात कर रहा था किसकी? क्रिया के भेद की। कौन कौन से भेद हैं? एक तो कितने हैं? पहले तो दो, अकर्मक और दूसरा सकर्मक। क्या अंतर है दोनों में? यानी कि जिन क्रियाओं को अपना भाव प्रकट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती क्या कहलाती हैं? अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जिन क्रियाओं को अपना भाव प्रकट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती अकर्मक क्रियाएं कहलाती है, और इसी के विपरीत जिन क्रियाओं को अपना भाव प्रकट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम? जिन क्रियाओं को अपना भाव प्रकट करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती हैं सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जिन क्रियाओं को अपना भाव प्रकट करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती हैं सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। एक तो अकर्मक जिनको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती और दूसरी सकर्मक। चलो इसको मैं
थोड़ा सा छोटा करके दो उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा आपको। चलो देखो, अकर्मक क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं जरा देखना। बच्ची सो रही है, बच्ची सो रही है। कविता हंस रही है। और मैं यहां रेखांकित कर देता हूं सो रही और हंस रही पर। एक तो मैंने लिखा अकर्मक क्रियाओं के उदाहरणों में कि बच्ची सो रही है और कविता रो रही है। मैं सकर्मक में लिख रहा हूं उदाहरण, यहाँ दो उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। रमेश पढ़ रहा है, रमेश पढ़ रहा है। एक तो मैंने क्या लिखा, रमेश पढ़ रहा है, और दूसरा लिख दूं मैं महेश खेल रहा है। रमेश पढ़ रहा है और यहां भी रेखांकित कर रहा हूं मैं, पढ़ रहा है और खेल रहा है। ध्यान देना, ध्यान क्या देना, दोनों चीजों में अंतर महसूस करो। पहले तो ये अकर्मक क्या है, सकर्मक क्या है। तो अकर्मक में तो मैंने क्या उदाहरण लिखे कि बच्ची सो रही है और कविता हंस रही है, और सकर्मक में मैंने लिखा रमेश पढ़ रहा है और महेश खेल रहा है। पहले वाले की यदि मैं बात करूं अकर्मक की कि बच्ची सो रही है, तो यहां कर्म नहीं आ रहा, बच्ची आ रही है, सोना क्रिया है, लेकिन वो किसी कर्म के साथ नहीं है। अगर मैं सकर्मक की बात करूं कि रमेश पढ़ रहा है, तो यहां कोई ना कोई कर्म जरूर रहा होगा। रमेश क्या पढ़ रहा है, समझना बात को। और बच्ची की बात करूं यदि मैं, तो बच्ची क्या सो रही है, ऐसा तो बनेगा ही नहीं बिल्कुल। यानी कि यदि हम कर्म ढूंढे, तो कर्म को ढूंढने के लिए हमें दो शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा, और वो दो शब्द हमारे हैं क्या और किसको। कौन कौन से शब्द हैं, क्या और किसको। क्या और किसको का जवाब ही बताएगा हमें कि ये जो क्रिया है ये सकर्मक है या अकर्मक है। सकर्मक और अकर्मक का जवाब जिन शब्दों से हमें मिलने वाला है, वो दो शब्द हैं हमारे पास, क्या और किसको। क्या का जवाब कर्ता से भी आता है और कर्म से भी आता है। यदि क्या का जवाब कर्ता से आ रहा है तो क्रिया अकर्मक होगी। ध्यान देना और ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों पे गौर करना। शब्दों पे गौर करोगे तो ही चीज़ को समझोगे। आगे मैं उदाहरणों के माध्यम से पूरी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, आप टेंशन मत लो। पर पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि यदि क्या का जवाब आए, क्या प्रश्न पूछना, प्रश्नवाचक ये वाक्य है, क्या का जवाब यदि कर्ता आए, क्या बोल रहा हूँ, क्या का जवाब यदि कर्ता आए तो क्रिया अकर्मक होगी, और क्या का जवाब यदि कर्म आए तो क्रिया सकर्मक होगी। ये तो हुई बात क्या की। दूसरी बात कर रहा हूं किसको, और किसको का जवाब तो हमेशा कर्म ही होगा। अरे कर्ता कोई काम कर रहा है, मैं यहां बात करूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको किसको पढ़ा रहा हूं, इस वाक्य को यदि मैं पूछा जाए कि मैं किसको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस वाक्य में आपको कर्म है, बिल्कुल। पढ़ाने वाला जो मैं हूं वो तो कर्ता, और कर्म तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि क्या का जवाब भी यदि कर्ता से आए तो अकर्मक होगी,
और क्या का जवाब यदि कर्म से आए तो सकर्मक होगी, और किसको का जवाब तो हमेशा किससे आएगा, कर्म से ही आएगा। तो चलो हो जाओ तैयार समझने के लिए सारी बात। तो एक बार आप इसको देख लो, मैं दूर हो जाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मैं अब लिखता हूं आपके लिए, क्या लिखता हूं कि सकर्मक क्रिया की पुष्टि सकर्मक क्रिया की पुष्टि किससे होती है, क्या अथवा किसको, क्या अथवा किसको से होती है, किससे होती है, क्या अथवा किसको से होती है, किसकी, सकर्मक क्रिया की पुष्टि। अब सकर्मक की बात कर रहे हैं, और जहां ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी फिर वो तो अकर्मक ही होनी है। तो सकर्मक क्रिया की पुष्टि क्या या किसको, यानी कि क्या का जवाब और किसको का जवाब यदि मिल गया तो बात समझ में आ जाएगी। अब बात करें क्या की, ये लो क्या, और यदि क्या का जो जवाब किससे आए, कर्ता से, यानी कि क्या पूछे और कर्ता जवाब में आ जाए। जैसे मैं एक शब्द बोल रहा हूं कि ठूंठ खड़ा है, ठूंठ खड़ा है, तो अब आप इसमें गौर करना। ये पहली बात तो ये कि ये परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न, महत्वपूर्ण बात तो ये, और दूसरी बात कि कंफ्यूज करने वाला जबरदस्त है। सच बता रहा हूं, अच्छे अच्छे धुरंधर भी यहां झटका खा जाते हैं। ये प्रकरण ही ऐसा है, ये टॉपिक ही ऐसा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ठूंठ खड़ा है, अब अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया, तो ये क्या अप्लाई करके देखते हैं। देखा जाए, पूछा जाए कि क्या खड़ा है, अब ठूंठ खड़ा है। अब जरा बताओ, ठूंठ खड़ा है, क्या खड़ा है, तो क्या की जगह जो शब्द आएगा वही तो बात होगी। तो क्या की जगह अब ठूंठ आएगा ना, क्या खड़ा है, उत्तर आएगा ठूंठ खड़ा है। अब तो ठूंठ तो करता हुआ, क्या बोल रहा हूं, इसमें ठूंठ क्या हुआ, कर्ता, इसका मतलब क्रिया अकर्मक होगी। यदि क्या का जवाब कर्ता से आए तो क्रिया कैसी होगी, अकर्मक। क्या का जवाब कर्ता से आए तो क्रिया अकर्मक होगी, और क्या का जवाब किससे आए, कर्म से आए, कर्म से आए तो क्रिया कैसी होगी, सकर्मक। इसके लिए मैं एक वाक्य आपके समक्ष बोल रहा हूं कि दिनेश खेल रहा है, यही मान लो दिनेश खेल रहा है। अब इसमें प्रश्न इस प्रकार उठेगा कि दिनेश क्या खेल रहा है, यही होगा ना, दिनेश क्या खेल रहा है। अब क्या की जगह दिनेश तो आने से रहा नहीं, क्योंकि दिनेश तो नहीं आएगा, दिनेश तो पहले ही आएगा। दिनेश क्या खेल रहा है, तो अब इसमें कोई ना कोई कर्म ही आएगा, किसी खेल का नाम आएगा। यदि वो क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट आएगा, वो फुटबॉल खेल रहा है फुटबॉल आएगा, यानी कि कर्ता तो दिनेश रह गया, और जो उसके अलावा वो जो खेल रहा है वो उसका कर्म हो जाएगा। तो यहाँ जवाब कर्म से आया तो यहाँ सकर्मक होगा। क्या खेल रहा था और क्या खड़ा था, तो उसमें देख लो आप, कर्ता से यदि जवाब आए तो अकर्मक, और कर्म से यदि जवाब आए तो सकर्मक। ये बात हुई क्या को लेकर, और किसको, ये तो हमेशा सकर्मक ही होगा। किसको का जवाब यदि मिल रहा है वाक्य में, या फिर किसे का जवाब वाक्य में हमें मिल रहा है, तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक। अगर वाक्य हमारा इनका जवाब दे पा रहा है तो उसमें क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक होगी। ध्यान रखना, याद रखना और सावधान रहना। चलो देखो, अब बात कर लें, ये तो हो गई इसकी जानकारियां। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलें आगे बढ़ें। सबसे पहले इस पेज का आप ले लो, जो भी लेते हो स्क्रीनशॉट वगैरह,
और फिर चलते हैं आगे उदाहरणों की ओर। चलो देखो, उदाहरण समझो, और उदाहरण क्या क्या है मैं लिख रहा हूं। ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में ही उड़ते हैं। और अगला ही उदाहरण मैं आपके सामने वही लिख रहा हूं जो मैंने अभी अभी आपको बोला। ठूंठ खड़ा है, ठूंठ खड़ा है। फिर क्या लिख दूं मैं? कबूतर चुग रहा है, कबूतर चुग रहा है। और लिख दूं मैं, वह हिंदी पढ़ रही है। अगला वाक्य क्या लिखा मैंने? वह हिंदी पढ़ रही है। फिर लिख दूं मैं, बारिश हो रही है। आशा करता हूं कि ये जो उदाहरण मैंने आपके समक्ष लिखे, इन उदाहरणों के माध्यम से आपकी जो क्रिया को लेकर समझ है वो बढ़ेगी। आपको क्रिया समझ में आएगी कि मैं क्रिया में आपसे कहना क्या चाहता हूं। अकर्मक सकर्मक की पहचान करनी है वाक्यों में, किसमें अकर्मक है और किसमें सकर्मक है। पहला वाक्य ही देख लीजिए, ट्रेन आ रही है। अप्लाई कर लो अपना जो नुस्खा है, अपना जो तरीका है, कौन सा? क्या और किसको वाला। क्या और किसको को अप्लाई करो। तो सबसे पहले तो क्या को अप्लाई करो। ट्रेन आ रही है, इस वाक्य में क्या को जोड़ेंगे तो यही होगा कि क्या आ रही है। ये तो होगा ही नहीं कि ट्रेन क्या आ रही है, नहीं होगा ना। तो पहले किस प्रकार क्या आ रही है, और क्या आ रही है का जवाब क्या आएगा, इसका उत्तर हमें क्या मिलेगा? तो ट्रेन आ रही है। अब सोचो जरा, ट्रेन आ रही है तो इसका मतलब ट्रेन तो करता ही है। अब क्या का जवाब किससे आया? कर्ता से ही आया। अरे सही बोल रहा हूं ना भाई, क्या का जवाब तो अपना कर्ता से आया ना। ट्रेन आ रही है, किसको का तो इसमें लॉजिक बैठेगा नहीं। ट्रेन किसको आ रही है, ट्रेन किसे आ रही है, नहीं। ट्रेन आ रही है, इसमें केवल क्या अप्लाई हो सकता है कि वाक्य तो है अपना ट्रेन आ रही है, और इसमें क्या अप्लाई करेंगे तो किस प्रकार होगा कि क्या आ रही है, जवाब क्या आएगा? ट्रेन आ रही है। अब जब ट्रेन आ रही है तो जवाब कर्ता से आया, तो जवाब कर्ता से आया तो क्रिया अकर्मक होगी। पहले ही बता चुका हूं अभी अभी कि क्या का जवाब यदि कर्ता आता है तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। तो आप लोग पीछे इसी वाक्य में ये बात उत्कीर्ण कर दो कि पहले वाले में क्रिया कैसी? अकर्मक। बस यही बात है, यही तो पहचान आपको परीक्षा में करनी है। वाक्य को पढ़ोगे, क्या और किसको का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और जहां जो सटीक बैठ रहा है उसको आप लगा दोगे। बस यही तो बात है, यही तो काम आपको करना है। बस इसमें तो हो जाएगा काम। चलो अगला वाक्य पढ़ो, कौन सा है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। लगाओ क्या और किसको। आकाश में क्या उड़ते हैं, तो ये तो पक्षी आएगा, कर्ता से आ रहा है तो अकर्मक। ये तो हो ही नहीं सकता कि पक्षी क्या उड़ रहे हैं, नहीं बैठ रहा। कहाँ उड़ रहे हैं तो बैठता है, लेकिन कहाँ से अपने को लेना देना नहीं है। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी किसको उड़ते हैं ये भी नहीं है। यानी कि क्या और किसको का अपना फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा है इसका मतलब क्रिया अकर्मक होगी। क्रिया कैसी होगी? अकर्मक होगी। बिल्कुल भी चिंतित मत होना, बिल्कुल सीधी सीधी बातें बता रहा हूँ, बहुत सरल।
पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें क्या और किसको का फॉर्मूला बिल्कुल भी सेट अपना नहीं हो रहा, मतलब क्रिया अकर्मक ही होगी। चलो अगला शब्द है आपका, अगला जो वाक्य है, ठूंठ खड़ा है। इसके बारे में तो अभी हाल ही में चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें यदि क्या का जवाब ढूंढेंगे तो ठूंठ आएगा। क्या खड़ा है? ठूंठ खड़ा है, तो ठूंठ तो अपना करता है। क्या खड़ा है? जो खड़ा है वही तो करता है। अरे वो, अब ठूंठ किसको खड़ा है ये तो हो नहीं सकता, तो क्रिया कैसी रहेगी? अकर्मक। अकर्मक। प्रयास करें आप लोग भी साथ के साथ कि जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो आपके अंतर मन तक जा रही हो। चलो अगला शब्द देखो, है अगला वाक्य देखो, कबूतर चुग रहा है। गौर करना, कबूतर चुग रहा है। अरे कबूतर क्या चुग रहा है? जवाब आएगा अपने को, दाना चुग रहा है, मक्का चुग रहा है, ज्वार चुग रहा है, गेहूं चुग रहा है, कुछ ना कुछ जो भी वो चुग्गा डालते हैं वो चुग रहा है। यानी कि क्या का जवाब कर्म से आया। अब कबूतर से तो आया नहीं कि क्या चुग रहा है, कबूतर चुग रहा है, तो कबूतर क्या चुग रहा है, चुग्गे से आएगा जवाब। यानी कि जो भी उसका चुग्गा है, जो वो खा रहा है, उस खाद्य पदार्थ से जवाब आ रहा है, यानी कि कर्म आ रहा है। अरे कोई ना कोई कर्म है। अरे जिस वाक्य में खुद कर्म को ही दे दे तो वो तो आप आराम से सकर्मक बता सकते हो, और बहुत सारे तो उसको भी नहीं बता सकते। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि सारे ही बता दें, सारे बता दे तो फिर बात ही क्या। लेकिन भाई जिसमें कर्म दे रखा है उसको तो आप सकर्मक ऐसे ही बता दोगे कि ये सकर्मक है, लेकिन जिसमें कर्म नहीं दे रखा फिर उसमें क्या करोगे? उसमें आपको कर्म कुछ इस प्रकार से ढूंढना पड़ेगा। तो अब देखो आप, कबूतर चुग रहा है, कबूतर क्या चुग रहा है? कोई ना कोई चीज वो चुग रहा होगा, यानी कि क्या का जवाब कर्म से आएगा, और कर्म से यदि आ रहा है तो क्रिया कैसी? सकर्मक होगी। चलो अब कैसी क्रिया है? सकर्मक। ये सकर्मक क्रिया हो जाए किसमें? वह हिंदी पढ़ रही है। अरे कर्म ही दे दिया। क्या पढ़ रही है? हिंदी पढ़ रही है। वह क्या पढ़ रही है? हिंदी पढ़ रही है, तो सकर्मक। सकर्मक। चलो बारिश हो रही है। हाँ, क्या हो रही है? बोलो बोलो, क्या हो रही है? इसमें जवाब बारिश से आएगा, तो बारिश तो आपका करता है, समझ रहे? क्या हो रही है, किसको हो रही है तो हो नहीं सकता। क्या हो रही है? तो बारिश हो रही है, तो बारिश तो करता है, यानी कि क्या का जवाब कर्ता से आया। अरे कर्ता से आया तो फिर क्रिया अकर्मक ही होनी है। तो सीधी सी बात है, बारिश हो रही है में क्रिया कैसी होगी? अकर्मक। अब यूं तो होगा नहीं कि बारिश क्या हो रही है, बारिश किसको हो रही है, ऐसा तो आएगा नहीं। यानी कि बारिश हो रही है और क्या हो रही है का जवाब बारिश से आया, मतलब कर्ता से आया, तो क्रिया अकर्मक हो गई। तो चलो आपके सामने कुछ 6 वाक्य थे कुल, और 6 वाक्यों के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, अकर्मक और सकर्मक किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और वाक्य, कुछ और उदाहरण आपके समक्ष उत्कीर्ण करता हूं, लिखता हूं, आपको बताता हूं, आपकी और भी ज़्यादा समझ बढ़ेगी, मैं आशा करता हूं। चलो एक बार इनको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो और देखिए आप, लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। एक उदाहरण ये हो गया आपका। दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं मैं, गोमती खा रही है, गोमती खा रही है। दूसरा उदाहरण ये ले लो, पत्ता पेड़ से टूट गया। अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। पत्ता पेड़ से टूट गया, टूट गया। चलो देखिए, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, बूंद बूंद करके, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है।
कैसे भरता है घड़ा? बूंद बूंद करके। बोला मैंने बोला कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। करके घड़ा भरता है। सुना होगा ये तो आपने, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। प्रिया हंस रही है। प्रिया हंस रही है। प्रिया क्या कर रही है? हंस रही है। और नैना सुला रही है। सुला रही है। चलो देखते हैं, समझते हैं इन्हीं के माध्यम से कि क्या क्या मामला अपना होता है। चलो देखो, पहला वाक्य क्या है? लोग जा रहे हैं। लगाओ लॉजिक। लोग क्या जा रहे हैं? नहीं बैठेगा। लोग कहाँ जा रहे हैं? ये तो बिल्कुल बैठता है। और क्या जा रहे हैं? नहीं। कौन जा रहे हैं? ये बैठता है। लोग कहाँ जा रहे हैं? ये भी बैठता है। लेकिन लोग जा रहे हैं मतलब क्या और किसको यहाँ संतुष्ट नहीं कर रहा? और नहीं कर रहा तो बोलो, अरे बोलो। बोल दिया ना आपने, अकर्मक। अकर्मक। कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक। गोमती खा रही है। अब गोमती क्या खा रही है? कुछ ना कुछ खा रही होगी। खाना, भोजन, फल, फूल, हाँ खा रही होगी, कोई बात नहीं। तो कुछ ना कुछ खा रही है। क्या का जवाब उस वस्तु से आएगा जो गोमती खा रही है। और उस वस्तु से आया मतलब सकर्मक। कर्म आ रहा है ना। अरे गोमती तो क्या में आ ही नहीं रही, गोमती क्या खा रही है? अब गोमती जो चीज खा रही है उसका नाम आ जाएगा। यहां नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, खा रही है, यही बड़ी बात है। खा रही मतलब कुछ ना कुछ तो वो खा रही है, और जो चीज वो खा रही है वही उसका कर्म होगा, मतलब सकर्मक क्रिया। गोमती क्या खा रही है, क्या का जवाब आएगा? गोमती खा रही है मतलब सकर्मक क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। सच बता रहा हूं, इस विधा से आपको कोई नहीं बताएगा इन चीजों को, आप मानो या मत मानो। चलो अगला, पत्ता पेड़ से टूट गया। पत्ता पेड़ से टूट गया। ना तो क्या का जवाब आ रहा इसमें, ना किसको का जवाब आ रहा। पत्ता किसको टूट गया? वाकई नहीं बैठ रहा। पत्ता क्या टूट गया? वाकई नहीं बैठ रहा। और यदि हम बात करें कि क्या टूट गया और जवाब पत्ते से आएगा तो पत्ता तो करता है भाई साहब। अरे है ना, पत्ता तो खुद टूटने वाला ही है कि पत्ता पेड़ से टूट गया, अब खुद ही आ रहा है उड़ के नीचे। टूटा तो वही था ना। तो पत्ता पेड़ से टूट गया तो इसमें ना तो क्या का जवाब मिल रहा, ना किसको का जवाब मिल रहा। इसका मतलब क्रिया अकर्मक होगी। थोड़ा जोर देना दिमाग पे। ये बात भले आपके दिमाग में नहीं घुसी हो, लेकिन कोशिश करना घुसाने की। क्या पत्ता पेड़ से टूट गया, इसमें क्या का जवाब आएगा? जो पत्ता आएगा तो पत्ता तो खुद करता है, और क्या का जवाब यदि कर्ता से आता है तो क्रिया अपनी अकर्मक होती है। क्या का जवाब यदि कर्म से आता है तो क्रिया सकर्मक होती है। और बूंद बूंद भर के, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। बताओ जरा, सोचो, इसमें लगाओ दिमाग। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। बूंद बूंद करके क्या भरता है? बोलो। घड़ा। घड़ा भरता है, इसका मतलब घड़ा तो अपना करता ही है, खुद भरने वाला ही घड़ा ही है ना। तो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है तो घड़ा तो करता हो गया भाई साहब। अब आप मुझे बता दो इसमें घड़ा के अलावा कोई करता दिख रहा हो तो। बूंद बूंद, बूंद बूंद तो तरीका है। कैसे भरता है? बूंद बूंद करके, एक एक बूंद गिरती है तब जाके घड़ा भरता है।
तो ये तो तरीका हो गया, समझ रहे हो। तो भरने वाला कौन? घड़ा, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो घड़ा तो अपना करता है, इसमें घड़ा कर्म नहीं है। और जब घड़े को कर्म बना लेंगे तो फिर कर्ता लाओ, समझ रहे हो ना। अगर इसमें घड़े को कर्म मान लेंगे, मान लो बूंद बूंद करके क्या भरता है, आपके दिमाग में जरूर आई होगी ये बात। अरे जब मैंने पढ़ा था तो मेरे दिमाग में भी आई थी, तो मैं सोचता हूँ आपके दिमाग में भी ये बात आई होगी कि बूंद बूंद करके क्या भरता है, और क्या का जवाब आ गया साहब? घड़ा। और जब क्या का जवाब घड़ा आ गया तो फिर इसमें कर्ता कौन है? तो ध्यान देना, इसमें कर्ता है घड़ा, और क्या का जवाब इसमें कर्ता से आया है, इसलिए ये क्रिया अपनी अकर्मक होगी। बूंद बूंद करके तो तरीका है, मैनर्स हैं, वो तो बूंद बूंद करके वो भरने का तरीका है, तो इसमें क्रिया होगी अपनी अकर्मक। अकर्मक। जिस किसी बालक को दुविधा हो, जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स है नीचे, वो उसमें मुझसे प्रश्न पूछ सकता है, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा उसको, ठीक है। चलो देखो आगे। प्रिया हंस रही है प्रिया क्या कर रही है? हंस रही है। हंस रही है तो हंसने दो प्रिया को, हमें तो कोई समस्या है नहीं। पर अब काम की बात तो यह है कि इस प्रकार के प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। प्रिया हंस रही हैं, तो अब बताओ क्रिया अकर्मक या सकर्मक? बोलो, सोचो, सोच के बताओ मुझे। चलो लगाओ लॉजिक। प्रिया क्या हंस रही है? नहीं बैठेगा। प्रिया किसको हंस रही है? नहीं बैठता। किस पे हंस रही है ये तो बैठ सकता है, लेकिन प्रिया क्या हंस रही है और प्रिया किसको हंस रही है, दोनों ही चीजें नहीं बैठ रही। यानी कि अपना क्या और किसको का जो फॉर्मूला है वो इस पे काम नहीं कर रहा और नहीं कर रहा। इसका मतलब प्रिया हंस रही है तो प्रिया को हंसने दो, क्रिया अकर्मक होगी। प्रिया हंस रही है में क्रिया कैसी हो गई? अकर्मक। अकर्मक। क्रिया हंस रही है और क्रिया अकर्मक है। चलो देखो अगला वाक्य देखो। नैना सुला रही है। नैना सुला रही है। सीधा सीधा किसको का जवाब आ रहा है अपना? नैना किसको सुला रही है? या तो किसी बच्चे को सुला रही है, किसी बच्ची को सुला रही है, किसी बड़े को सुला रही है, किसी ना किसी को तो सुला रही है। मतलब जवाब किसको का आएगा? नैना किसको सुला रही है। अब किसको का जवाब आ गया? नैना किसी ना किसी को सुला रही है। नैना सुला रही है मतलब किसी ना किसी को तो नैना सुला रही है। मतलब समझ रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा मत सोचना। नैना सुला रही है मतलब यहाँ किसको का जवाब आ रहा है? नैना किसको सुला रही है, तो अपनी क्रिया सकर्मक होगी। क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। सकर्मक। ये लो साहब, क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक क्रिया अपनी हो गई। सारे उदाहरणों पे एक बार आप नजर मार लो, देख लो इनको, और फिर बढ़ते हैं आगे। और आगे में अब उन क्रियाओं की एक लिस्ट आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी क्रियाएं सकर्मक हैं और कौन कौन सी क्रियाएं अकर्मक हैं। ज़रा गौर करना, इन चीज़ों को देख लो आप, और फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। हम उन क्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं जो अकर्मक और सकर्मक हमें बड़ी दुविधा में डाल दे देती है परीक्षा में। अब तो पैटर्न भी यही बदल गया इसका। डायरेक्ट क्रियाएं पूछ ली जाती हैं कि उठना क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। फिर यहाँ चक्कर पड़ जाता है। वाक्य में तो फिर भी जोड़ तोड़ क्या किसको लगा के निकाल लेते, लेकिन यहाँ दुविधा थोड़ी उत्पन्न हो जाती है। तो आप चिंता मत करो, मैं उसका भी तोड़ आपके लिए लेकर आया हूँ, और तोड़ हैं तो फिर पक्का ही है बस। चलो देखो, मैं एक छोटी सी लिस्ट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक छोटी सी सारणी बना रहा हूँ। उसके माध्यम से समझने का प्रयास करना कि कौन कौन सी क्रियाएं अकर्मक है, कौन कौन सी सकर्मक है। तो मैं सर्वप्रथम यहाँ लिख दूँ अकर्मक। ये क्रियाएं सदैव अकर्मक होगी, और इसी के सामने मैं लिख रहा हूँ सकर्मक।
अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी हैं जरा देखना आप लोग। उठना, बैठना, सोना, हंसना, रोना, आना, जाना, जगना, चलना, नाचना, खड़ा होना। यदि ये क्रियाएं आती हैं तो ध्यान रखना सदैव अकर्मक होगी। क्या क्या आता है? उठना आ जाए, बैठना आ जाए, सोना आ जाए, हंसना आ जाए, रोना आ जाए, आना, जाना, जगना, चलना, नाचना, खड़ा होना। सारी की सारी कैसी क्रियाएं हैं? ये अकर्मक क्रियाएं हैं। और इन्हीं के समक्ष में इन्हीं का रूप लिख रहा हूं, गौर करना। उठना की जगह मैं लिख दूं उठाना। अब उठाना सकर्मक हो जाएगा। उठना अकर्मक था। क्या उठ रहा है? किसको उठ रहा है? जवाब नहीं आ रहा। लेकिन उठाना किसको उठा रहा है? अब किसको का जवाब वो आएगा जिस किसी को वो उठा रहा है। किसको उठा रहा है मतलब किसको का जवाब पक्का मिलने वाला है। तो उठाना सकर्मक हो जाएगी। बैठना यदि अकर्मक है तो बिठाना सकर्मक है। सोना यदि अकर्मक है तो सुलाना सकर्मक है। इन्हीं का रूप लिख रहा हूं साथियों, देखना। हंसना तो हंसाना सकर्मक हो जाएगी। हंसना यदि अकर्मक है तो हंसाना सकर्मक। रोना अकर्मक है तो रुलाना सकर्मक है। और आना यदि अकर्मक है तो बुलाना सकर्मक है। जाना यदि अकर्मक है तो भेजना सकर्मक है। भेजना किसको भेज रहा है? क्या भेज रहा है? कोई पत्र हो सकता है। जगना यदि अकर्मक है तो जगाना सकर्मक है। किसको जगा रहा है? चलना यदि सकर्मक है अकर्मक है तो चलाना सकर्मक होगी। और यदि नाचना अकर्मक है तो नचाना सकर्मक है। खड़ा होना यदि अकर्मक है तो खड़ा करना सकर्मक होगी। खड़ा करना। गौर करो, इन्हीं क्रियाओं का ये तो खुद करना, ये किसी से करवाना। खुद करना जहां आ रहा है वो अकर्मक और किसी से करवाना जहां आ रहा है वो सकर्मक। ये सारी बातें खुद करने पे लागू होती है और ये किसी के द्वारा करवाने पे लागू होती है। इन्हीं क्रियाओं का ये रूप है। खुद करे तो ये आएगा और दूसरों से करवाए तो ये आएगा। जरा देखो, उठना अकर्मक था लेकिन उठाना सकर्मक है। बैठना अकर्मक था लेकिन बिठाना सकर्मक है। सोना अकर्मक लेकिन सुलाना सकर्मक है। हंसना अकर्मक लेकिन हंसाना सकर्मक है। रोना अकर्मक लेकिन रुलाना सकर्मक है। आना अकर्मक है, बुलाना सकर्मक है। जाना अकर्मक है तो भेजना सकर्मक है। इसी के साथ जगना अकर्मक तो जगाना सकर्मक। चलना अकर्मक तो चलाना सकर्मक। किसको चला रहा है? किसी ना किसी को तो चला ही रहा है। क्या चल रहा है? नहीं। और नाचना अकर्मक तो नचाना सकर्मक। और खड़ा होना अकर्मक तो खड़ा करना सकर्मक। किसी न किसी को जरूर खड़ा किया होगा। चलो, ये बात तो हो गई अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं की। तो इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। और आगे मैं कुछ सकर्मक क्रियाओं की बात कर रहा हूं जो सदैव सकर्मक में ही आएंगी। उनका भी आप लोग एक बार अध्ययन कर लीजिए, देख लीजिए। आशा करता हूं कि सारी चीज़ें आपको बड़ी सरलता से समझ में आ रही होंगी। चलो, ले लिया आपने, आगे बढ़ें। ये सारी की सारी जो मैं लिख रहा हूं अब, ये कैसी होगी? सकर्मक होगी। कैसी होगी? हमेशा सकर्मक। कौन कौन सी क्रियाएं हैं जरा गौर करना। सकर्मक क्रियाएं जो होंगी हमेशा ही
वो होगी अपना मारना, समझाना। मारना, समझाना, पकड़ना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, खाना, पीना, सुधारना, धोना। खाना, पीना, सुधारना, धोना, खेलना, प्रेम करना, नफरत करना। क्या क्या हो गई? मारना, समझाना, पकड़ना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, खाना, पीना, सुधारना, धोना और खेलना, प्रेम करना, नफरत करना, सजाना, सुंदर बनाना, सजाना, सुंदर बनाना, सुंदर बनाना। पढ़ना लिखना आपका हो गया, पढ़ाना भी हो गया, खेलना आपका नहीं हुआ, क्या हो गया। चलो, ये जो सारी की सारी क्रियाएं हैं ये हमेशा सकर्मक होगी। कैसी होगी? सकर्मक होगी, यानी कि ये सकर्मक होगी। अरे कैसी होगी? मारना। अब मारना का जवाब किसको मार रहा है? मान लो यही आ गया पेपर में प्रश्न कि राम मार रहा है। अब यहाँ राम मार रहा है, किसी ना किसी को मार रहा है, तो किसको का जवाब आएगा? जो भी जिसको मार रहा है वो राम किसको मार रहा है? अब मान लो राम श्याम को मार रहा है, तो अब श्याम को हटा के श्याम की जगह जो शब्द रखाई में आएगा वो किसको आएगा? राम किसको मार रहा है? अब किसको का जवाब किसको को हटा दो, फिर श्याम से आ जाएगा, यानी कि किसी ना किसी को मार रहा है, मतलब सकर्मक है। समझाना, किसको समझा रहा है, यानी कि हमें क्या और किसको का जवाब ढूंढना है, तो किसको का जवाब यहाँ मिल रहा है, किससे? समझाना। पकड़ना, किसको पकड़ रहा है, क्या पकड़ रहा है, ये भी हो सकता है। यदि निर्जीव है तो वो क्या पकड़ रहा है, और सजीव है तो किसको पकड़ रहा है। लिखना, क्या लिख रहा है, क्या का जवाब आएगा? वो पुस्तक लिख रहा है, वो कोई कविता लिख रहा है, वो कोई कहानी लिख रहा है, क्या लिख रहा है, उसका जवाब आ जाएगा। पढ़ना, क्या पढ़ रहा है? अरे किताब पढ़ रहा है, कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई उपन्यास पढ़ रहा है, कोई कविता पढ़ रहा है, कोई छंद पढ़ रहा है, कोई दोहा पढ़ रहा है, कोई बहुत पढ़ लिया। पढ़ाना, क्या पढ़ा रहा है? हिंदी पढ़ा रहा है, अंग्रेजी पढ़ा रहा है, सामाजिक पढ़ा रहा है, गणित पढ़ा रहा है, विज्ञान पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है? अरे जो चीज़ पढ़ा रहा है उसका जवाब आएगा क्या से? पढ़ाने वाला तो नहीं आएगा ना। जैसे मनीष पढ़ा रहा है, अब मनीष क्या पढ़ा रहा है, जो क्या का जवाब आया तो कर्म आया, इसका मतलब सकर्मक है। अरे सारी की सारी सकर्मक ही हैं, उलझ तो नहीं रहे ना, बिल्कुल सकर्मक हैं, आप चिंता मत करो। खाना, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है। और पीना, क्या पी रहा है, जो भी पेय होगा उसका जवाब आ जाएगा। सुधारना, किसको सुधार रहा है, और कोई मशीनरी वगैरह सुधार रहा हो तो क्या सुधार रहा है। चलो आगे देखते हैं। धोना, क्या धो रहा है, कोई ना कोई चीज़ धो रहा होगा, कपड़ा धो रहा है, कोई बर्तन धो रहा है। खेलना, क्या खेल रहा है, किसी खेल का नाम आ जाएगा। प्रेम करना, किसको प्रेम कर रहा है, किसे प्रेम कर रहा है। अरे किसे प्रेम कर रहा है, किसे नफरत कर रहा है, नफरत करने में आ जाएगा किसे। मैंने पहले बताया था आपको, किसको और किसे भी हो सकता है। सजाना, किसको सजा रहा है, क्या सजा रहा है। सुंदर बनाना, किसको सुंदर बना रहा है, क्या सुंदर बना रहा है। तो अब समझ ही रहे होंगे आप लोग,
आप ही के लिए कर रहा हूं, आपके लिए ही कर रहा हूं सारा कुछ। तो देख लीजिए आप लोग सारे शब्दों को एक बार, और फिर अभी और आगे बढ़ाते हैं इस प्रकरण को। तब तक के लिए आप सारी चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए। धन्यवाद।